चलिए गैस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर का एनालिसिस। सितंबर में जो हुआ है, अभी 4 बजे जो खत्म हुआ है पेपर। बच्चों, सबका सेट अलग अलग था, इसलिए इस बात का ध्यान रखें आप कि क्वेश्चन के सीक्वेंस सबके अलग अलग होंगे। ठीक है ना? तो आपका ये जो पेपर है, इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो जो पहला है आपका, वो क्वेश्चन क्या है? थ्री मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अल्फा टेक और बीटा मोबाइल गामा गैजेट्स। ठीक है, इनका क्या सीन है? अ, ठीक है, ये जो तीनों कंपनीज हैं डोमिनेट कर रही हैं स्मार्टफोन मार्केट को, आर इन कांस्टेंट कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर एंड इनोवेशन। विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस सिनेरियो? ठीक है ना? तो बच्चों बताओ, इसमें किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है? मतलब खैर, मैं क्लास ही जैसे पढ़ाने लग गया। तीन ही है, तो ऑब्वियसली बात है, ये किस तरीके का होगा बेटा? ओलिगोपोली। ठीक है, सिंस तीन लोग हैं तो ये किस तरीके का कहलाया? ओलिगोपोली। ठीक है गाइस, है ना? चलिए, सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। अगर मार्जिनल रेवेन्यू फॉर यूनिट 1 इज 10 और यूनिट 2 जो है वो 5 है, यूनिट 3 3 है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू? तो बेटा बहुत सिंपल सा है कि इसको अपन जोड़ देंगे। यूनिट 1 का मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, यूनिट 2 का सारे मार्जिनल रेवेन्यू जोड़ दो तो आपका क्या आ जाता है? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आपका होगा 18। ठीक है बच्चों, जो थर्ड वाला है, द मार्केट कवर्स द वाइडर एरिया, अगर थोड़ा ज्यादा वाइड एरिया कवर करेगा, फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट ऑफ स्टेट, क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, तो ये आपका क्या होगा? ये होगा बेटा आपका रीजनल मार्केट। ठीक है, ये आपका रीजनल मार्केट में आएगा। फोर्थ आपका क्या है? विच व्हेन शुड अ कॉम्पिटिटिव फर्म कंसिडर शटिंग डाउन इट्स ऑपरेशन? एक फर्म को, कॉम्पिटिटिव फर्म को अपने ऑपरेशन शट डाउन कब करने चाहिए? तो बहुत सिंपल है, जब वो अपनी वो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना कर पाए। ठीक है ना? देखो, यहाँ पर वेरिएबल के दो ऑप्शन है। द प्राइस इज अबव टोटल वेरिएबल प्राइस इज बिलो, ऑब्वियस सी बात है। अगर प्राइस क्या है? बिलो वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर क्या करेंगे हम? अगर बिलो है तो फिर वो शट डाउन करना पड़ेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आपकी प्राइस कवर नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपना बेसिक रेवेन्यू भी रिकवर, बेसिक कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट, उसको भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सप्लाई ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सप्लाई आपकी जो है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में, ठीक है ना, क्या होगी? देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। द पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लाइज बिलो द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, द पोर्शन ऑफ marginal cost curve which lies above the minimum point of average variable cost curve. The portion of average cost curve which lies below the minimum point of average variable cost curve. ठीक है, और द पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो देखो, एक सबसे पहली बात तो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में सप्लाई जो है वो कौन डिफाइन करता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो आपका डिफाइन करता है मार्जिनल कॉस्ट आपकी जितनी होगी। तो इसका मेरे हिसाब से अभी जल्दी में जो मैं देख करके बोल रहा हूँ, उसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, है ना? चलिए, सिक्स्थ वाला देखते हैं। तो सिक्स्थ वाला, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड डिक्रीजिंग इन सप्लाई इंक्रीजिंग, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? तो बेटा अगर डिमांड कम हो रही है ना, तो प्राइस गिरेगी, सप्लाई बढ़ रही है तो भी प्राइस गिरेगी, है ना? तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? गिरेगी। डिमांड कम हो रही है तो भी प्राइस गिरेगी, सप्लाई बढ़ रही है तो भी प्राइस गिरेगी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन रिकार्डोज व्यू व्हाट डज एक्सचेंज वैल्यू रिप्रेजेंट? ठीक है ना, तो एक्सचेंज वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, है ना, या द सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पावर एंड एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्बेडिड इन अ कमोडिटी। तो
देखो अब रिकार्डो का व्यू है तो इसका डी भी हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली एक्सचेंज वैल्यू होती है प्राइस। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पर रिकार्डो के हिसाब से इसका डी भी हो सकता है, मैं इसका बता दूंगा आप तुमको। मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्बेडेड इन द कमोडिटी। ठीक है ना? चलो फिर क्या है, एर्थ वाला क्या है? टैल्कम पाउडर का जो मार्केट है वो किस तरीके का कहलाया, है ना? अब देखो टैल्कम पाउडर, अब ये थोड़ा सा वैसा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, है ना? और वो साथ में मिल करके तो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो सब क्या है, कॉम्पिटिटर है। क्लियर है? तो कोल्यूसिव तो नहीं होगा, है ना? तो वो एक तरीके से क्या हो गया, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होगा इसका। ठीक है ना? टेलकम पाउडर का मार्केट जो है वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होगा। ठीक है ना? देखो बेटा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि एक आध में कोई गलती हो जाए, ठीक है ना? तो आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग। ठीक है गाइस ना? चलो, सॉफ्टवेयर कंपनी एंगेजेस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट, द कंपनी आइडेंटिफाइज डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है? और बेस्ड ऑन एंड चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन परसीव्ड डिफरेंसेस इन विलिंगनेस टू पे। ठीक है? सॉफ्टवेयर कंपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है वो अपने प्रोडक्ट का लेकर के, लेकिन उसने डिफरेंट मार्केट सेगमेंट देख लिए और अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस वो चार्ज कर रही है। ठीक है ना? बेस्ड ऑन परसीव्ड डिफरेंसेस इन विलिंगनेस टू पे। ये किस में पॉसिबल है? अब देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेटा किस में पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत क्लियरली पॉसिबल है मोनोपोली में। ठीक है ना? हाँ, तो फिर इसका तो मोनोपोली ही होगा। ठीक है बच्चों, है ना? सॉफ्टवेयर कंपनी एंगेजेस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल मोनोपोली में ही है। ठीक है ना? कि आप एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज कर लो। अब जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है ना ये, तो सेम प्रोडक्ट नहीं होता। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो फिर इसका ए भी हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसके तो दोनों पॉसिबल आंसर हैं। अब इंस्टीट्यूट ने क्या लिया है ये कुछ कह नहीं सकते हैं, अदरवाइज जो बुकिश है, बुक के हिसाब से, मॉड्यूल के हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। प्रैक्टिकली इसका आंसर ए, वो सॉरी बी होना चाहिए, मोनोपोली। ठीक है ना? और बाकी प्रैक्टिकली इसका ए भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है बच्चों, है ना? चलिए, उसके बाद फिर क्या है? व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड? ठीक है, प्राइस का क्या होगा? सप्लाई अगर गिरेगी तो सिंपल है, प्राइस जो है वो अप हो जाएगी, इसका आंसर सी होगा। ठीक है? इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा अगर सप्लाई कम होगी तो? सप्लाई कम होगी तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, सिंपल। इक्विलिब्रियम प्राइस गोes अप। 11, the market structure in which there is only a single buyer and single seller। ठीक है? उसको बायलैटरल मोनोपोली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, है ना? ठीक है, ओके, सिंगल बायर और सिंगल सेलर। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किससे होता है मोनोपोलिस्टिक? देखो इसमें बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ढूंढ लो कहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लिखा हुआ है बी में, तो इसका आंसर बेटा होगा बी, ट्वेल्थ वाले का जो आंसर है वो होगा बी। ठीक है? 13, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन हो या कुछ भी हो, इन जनरल ना, जो आपका इक्विलिब्रियम होती है ना कंडीशन की, वो नॉर्मली यही होती है जो डी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, कि एम आर एम सी के बराबर होता है एंड एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है ना? मतलब परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी होती है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है? नीचे से ऊपर। ठीक है? चलो 14, द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल द फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर। ठीक है? वो कौन सा होता है? वो होता है मोनोपोली। ठीक है? वो सारे लोग, सॉरी, मोनोपोली बोल रहा हूँ मैं, परफेक्ट कंपटीशन।
ठीक है, जिसमें सारे लोग प्राइस टेकर होते हैं, वो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। अच्छा, किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस के हिसाब से, अच्छा किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस बेसिकली कौन सा वाला है, ओलिगोपोली में जो आता है। ठीक है ना। तो क्यों आता है किंग, तो एक्चुअली में क्या है कि उसके ऊपर मतलब प्राइस, अगर ओलिगोपोली में क्या रहता है कि भाई अगर मान लो कि प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई फॉलो नहीं करेगा, लेकिन प्राइस कम करेंगे तो सब फॉलो कर लेंगे। ठीक है ना। तो कम में तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो बिलो इट इट इज इन इलास्टिक एंड अबव इट इज हाईली इलास्टिक। तो इसका आंसर होगा बेटा सी, द सेगमेंट अबव इज हाईली इलास्टिक एंड बिलो इट इज इन इलास्टिक। ठीक है। ठीक है। इफ द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ अ कंपनी इन 2020 इज 140, ये महंगाई को दर्शाता है जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। और 2021 में 157 है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है 2021 में सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। आपको इन्फ्लेशन रेट आपको कैलकुलेट करना है 2021 में, है ना। इसका इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना, बी आना चाहिए। ठीक है, 10.97 आना चाहिए, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। तो ओके, ठीक है। If the GDP at market price is 6,700 crore and depreciation is 530 crore, ठीक है। जीडीपी कितना है बेटा, 6,700 करोड़, और डेप्रिसिएशन कितना है, तो सिंपल है, एनडीपी करना है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6170। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। ओके, उसके बाद फिर जो 18th वाला है ना, सपोज द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय सी इक्वल्स टू 30 प्लस 0.5 है। 0.5 आपका हो गया एमपीसी, 30 हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, है ना। और वाई इनकम हो गई, और इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है इतना। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम लेवल के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। आंसर इसका 112 आना चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, और कंजम्पशन ये आपका डिमांड और इनकम ये बराबर हो जाता है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडी इक्वल्स टू एस और आई इक्वल्स टू, ये आपका एस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके बराबर हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 112 होना चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है। मतलब वही दो इक्वेशन करके इसको करना पड़ेंगे, कंजम्पशन का है तो इसमें से सेविंग्स निकाल लेंगे, है ना, और उसको दूसरे वाले में पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू इसमें से निकाल के पुट कर दो इसमें, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हम्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है ना। तो एक्चुअली में मिक्स इनकम क्यों क्या होती है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये थोड़ा सा मतलब अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा ना वही बता पाएगा। ठीक है। कि मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड में रेंट, फैक्टर इनकम जितनी भी होती है सब कंबाइंड होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि उसमें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस सब इंक्लूड होता है। ठीक है ना। इसलिए उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। मिक्स से मतलब ही है कि सारी फैक्टर पेमेंट्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, कि एक बंदा खुद ही काम कर रहा है तो वही अपना कैपिटल भी लगा रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी वही है, तो मिक्स्ड है, उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलता है लेकिन उसमें सारी चीजें मिक्स्ड होती है ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर व्हाट डज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रिप्रेजेंट। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स बिफोर टैक्सेस, द इनकम इंडिविजुअल्स हैव फॉर कंजम्पशन और सेविंग, क्या होगा। ठीक है, द इनकम इंडिविजुअल्स हैव फॉर कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन और सेविंग के लिए बहुत ऑब्वियस है, जो खर्चे के लिए होता है, जिससे जिसको अल्टीमेटली वो बंदा खर्च कर सकता है, वही क्या होता है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है।
अच्छा, रेशो बिटवीन जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, ठीक है, वही रेशो को तो जीडीपी डिफ्लेटर अपन बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल है। बाकी तो वैसे भी ऑप्शन ही बहुत इजी है इस वाले में तो। ठीक है, 22 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन इन द कंप्यूटेशन ऑफ द नेशनल इनकम। इसमें से क्या चीज लिमिटेशन नहीं है ना? तो इसमें से क्या चीज लिमिटेशन नहीं है? तो इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अब देखो, इशू नहीं है मतलब समझो, अपन लोग ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेते हैं, बट ट्रांसफर पेमेंट भी तो इनकम हो सकती है ना। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो कि अपन ने घर में कुछ पैसे दिए, तो वो बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट टाइप हो जाते हैं, लेकिन वो घर में भी तो काम हो रहा है ना, जैसे अपन विमेन इनकम को नहीं जोड़ते हैं या वो सारा कुछ होता है। ठीक है, और फिर क्या है ना? तो क्या चीज लिमिटेशन नहीं है ना? सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना? डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ, ठीक है, ये तो है एक लिमिटेशन। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल के कारण क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है ना? तो ये भी लिमिटेशन है। ठीक है, सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स नहीं होगा बेसिकली। चलो, फिर विच मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री over an accounting year by consolidating production of each industry less intermediate purchases from all other industries। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? विच मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। इनमें से कौन सा मेथड है जो सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का जोड़ देता है ना, और कंसोलिडेट करके निकालता है लेस इंटरमीडिएट परचेज? वैल्यू एडेड मेथड जो है वो इस तरीके का है जो करता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो अपन सबका एक्सपेंडिचर जोड़ लेते हैं, है ना? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड, ये तीन ही मेथड है। वैल्यू एडेड में ही अपन ये करते हैं कि तीनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो निकालता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ क्लोज इकोनॉमी, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स? थ्री सेक्टर मॉडल में आपका हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट तीनों आ जाएंगे, है ना? फॉरेन सेक्टर को बस अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो तीन कंपोनेंट्स आपके क्या क्या होंगे एग्रीगेट डिमांड के? ठीक है, तो अब सिंस यहाँ पर अपन गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना? क्या क्या होगा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं आएगा इसलिए बी नहीं हो सकता आंसर, इसलिए सी हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अकॉर्डिंग टू केनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन। ठीक है ना, तो नेशनल इनकम बेटा किस पे डिपेंड करेगी? बहुत सिंपल है, नेशनल इनकम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर ही डिपेंड करेगी, बाकी तो है ना? बाकी हाँ, देखो, नेशनल इनकम जो है वो होती क्या है? एग्रीगेट सप्लाई अपन बोलते हैं तो उसको नेशनल इनकम अपन बोल देते हैं। ठीक है, बट कीनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इस सब के हिसाब से कीन्स ने जो बोला था वो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड नहीं बोला था। तो बच्चों में 25 करके, या मैं अभी इसको बस मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, है ना? और अभी मैं 26 से लेकर के 50 तक का वीडियो और बना देता हूँ, और फिर मैं उसको पोस्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, जब तक आप इसको एनालाइज कर लीजिए तब तक मैं 26 से 50 तक का वीडियो आपका बना रहा हूँ। थैंक यू गाइस, है ना?